हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक में अभी तक हमने कई सारे इंटरेस्टिंग सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि मिड 18 सेंचुरी यूरोप में कैसे डिफरेंट एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद हमने समझा कि कैसे डिफरेंट सोशल क्लासेस यूरोप में एग्जिस्ट करती थी, किस तरीके से द न्यू मिडिल क्लास का राइज होता है, उनका इमर्जेंस होता है, जिसके बाद वो लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड के वजह से ज़ोल्वरेन को क्रिएट किया जाता है। इन सभी सब टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे अगले सब टॉपिक में, जहां पर हम समझने वाले हैं एक नए आइडिया के बारे में, जिसका नाम है न्यू कंजर्वेटिज्म। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यू कंजर्वेटिज्म। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यू कंजर्वेटिज्म, जहां पर हम इस आइडिया के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि कैसे इस आइडिया का इमर्जेंस हुआ यूरोप में। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी को ये फ्लो चार्ट तो याद ही होगा। हमने इसी फ्लो चार्ट की मदद से फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझा था और नेपोलियन के राइज को भी समझा था। हमने ये समझा था कि कैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और फिर फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। उसके बाद जेकोबिन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, डायरेक्टरी रूल आता है और उसके बाद धीरे धीरे नेपोलियन का राइज होता है 1799 में। और उसके बाद 1804 में रिपब्लिक को नेपोलियन हटा देता है और खुद एम्परर बन जाता है फ्रांस का, जिसके बाद वो नेपोलियनिक कोर्ट्स को लेकर आता है, डिफरेंट टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर देता है। तो हमें 1804 तक का तो पता है, लेकिन अब 1804 के बाद नेपोलियन का क्या होता है, चलिए ये समझ लेते हैं इसी फ्लो चार्ट की मदद से। 1804 के बाद 1812 में नेपोलियन रशिया के साथ एक बैटल लड़ता है, जिस बैटल में वो बुरी तरह हार जाता है और कमजोर हो जाता है और यहीं से शुरुआत हो जाती है नेपोलियन के डिफीट की। उसके बाद 1813 में बैटल ऑफ लाइप्जिग होती है, जिसमें नेपोलियन फिर से हार जाता है, लेकिन ये जो बैटल होती है ये सबसे ज्यादा नेपोलियन को अफेक्ट करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों? क्योंकि इस बैटल में नेपोलियन अपने कई सारी टेरिटरीज को लूज कर देता है। जर्मनी पर, पोलैंड पर जब नेपोलियन कंट्रोल रखता था, उस कंट्रोल को वो यहाँ पर खो देता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन को वो फेस करता है। तो ये बैटल उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस बैटल को वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सबसे बड़ी बैटल में से एक माना जाता था। तो 1813 में इस बैटल को नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद फाइनली 1815 में होती है बैटल ऑफ वाटरलू और इस बैटल में नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है, हमेशा के लिए हरा दिया जाता है। मतलब कि यहाँ से नेपोलियन को फिर हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और कौन हराता है यहाँ पर नेपोलियन को? रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। तो ये चारों मिलकर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं और हमेशा के लिए उसे एग्जाइल में भेज देते हैं। 1815 में इस बैटल को हारने के बाद नेपोलियन तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद 1815 में ही ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया जाता है और इस ट्रीटी की मदद से न्यू कंजर्वेटिज्म को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब इस ट्रीटी के बारे में हम समझेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि कैसे नेपोलियन धीरे धीरे डिफरेंट बैटल्स को हारता है और फिर फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में वो कंप्लीटली हार जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम न्यू कंजर्वेटिज्म को समझें, आपका कंजर्वेटिज्म को समझना जरूरी है। और कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन आप सभी के चैप्टर में दी गई है ग्लॉसरी में। तो चलिए इसी की मदद से इसका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेटिज्म में कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है प्रिजर्व करना,
मतलब कि प्रोटेक्ट करना, बचाना। और यहाँ पे ये जो इज्म है, ये जो ISM है, ये क्यों लगाया गया है? ये हम तब लगाते हैं जब हम किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, किसी बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉलिटिकल बिलीफ, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसमें हम इम्पोर्टेंस देते हैं ट्रेडिशंस को, हमारी परंपराओं को, पुराने तौर तरीकों को, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को, मतलब स्थापित इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि चर्च, मोनार्की, फैमिली और हमारे पुराने कस्टम्स को। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि हमें हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को और हमारे कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और कैसे हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करेंगे? कोई भी चेंज से उसे बचा के। मतलब यहाँ पर इस बिलीफ सिस्टम में ये लोग चेंज के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनके सिस्टम को बदला जाए, कोई भी क्विक चेंज इनके सिस्टम में आए। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे वक्त के साथ हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बदलाव के ये सख्त खिलाफ होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनके ट्रेडिशंस को, इनके इंस्टीट्यूशंस को, इनके ओल्ड सिस्टम को बदला जाए। और इसी बिलीफ सिस्टम को, इसी आइडियोलॉजी को हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो कि इस आइडिया पर बिलीफ रखते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म के बारे में हमें क्या समझ आया कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि इम्पोर्टेंस देती है पुराने ट्रेडिशंस को, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को और कस्टम्स को, और जो ये मानती है कि हमें हमारे ओल्ड सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए, क्विकली चेंज नहीं करना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को कंजर्वेटिज्म का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर यूरोप में कंजर्वेटिज्म का इमर्जेंस हुआ कैसे। तो बात करते हैं 1789 से पहले की, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आया था तो उस समय सोसाइटी कैसी थी यूरोप की? वहां पे मोनार्की थी, राजा का रूल था, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। वहां पे चर्च बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश था। वहां पे प्रॉपर्टी के राइट सबके पास नहीं होते थे। प्रिविलेजेस बर्थ के आधार पे दिए जाते थे। फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, सर्वडम का सिस्टम एग्जिस्ट करता था। वहां पे किसी के पास भी लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो पहले यूरोपियन सोसाइटी इसी प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन उस समय इन सभी बातों को बहुत ज्यादा नॉर्मल और नेचुरल माना जाता था। ये माना जाता था कि भगवान ने ही ये सिस्टम क्रिएट किया है, भगवान ने ही राजा को भेजा है, तो हम इसे क्यों बदले। ठीक है, तो पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो इसी तरीके की थी, जहाँ पे सोशल हायरार्कीज भी थी, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन फिर 1789 में क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? नए नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज आते हैं, जैसे कि लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है, सभी को राइट्स दिए जाते हैं प्रॉपर्टी के। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी जाती है। चर्च को कमजोर बनाया जाता है। सोशल हायरार्की को खत्म करने की कोशिश करी जाती है। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। सर्वडम के सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और साथ ही साथ नेपोलियन के राइज के दौरान ये सभी चेंजेस आते हैं पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में। तो पूरे सिस्टम को, जो ओल्ड सिस्टम था, उसे कंप्लीटली बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, नेपोलियन भी डिफीटेड हो जाता है, मतलब नेपोलियन भी 1815 में जब हार जाता है, तो उसके बाद वो सभी लोग, वो सभी राजा जिनको नेपोलियन ने हराया होता है, वो राजा वापस आ जाते हैं। मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट्स वापस आ जाती हैं। यूरोपियन गवर्नमेंट्स जैसे कि प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया या ब्रिटेन के जो राजा थे, जो मोनार्क्स थे, वो सभी वापस आ जाते हैं। और एक बार जब ये सभी लोग वापस आ जाते हैं, तो ये राजा क्या चाहते हैं कि मोनार्की को फिर से एस्टैब्लिश कर दिया जाए, फिर से एब्सोल्यूट पावर जो है वो राजा के हाथ पे दे दी जाए, चर्च को फिर से स्ट्रांग बना दिया जाए, प्रॉपर्टी राइट्स जो सबको दे दिए गए हैं वो उनसे छीन लिए जाएं, तो जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम री एस्टैब्लिश हो जाए।
ये कोशिश यहाँ पर यूरोपियन गवर्नमेंट्स करती हैं, जो पुराने राजा थे वो वापस आकर यही कोशिश करते हैं कि हम ओल्ड सिस्टम को, जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, उसे हम री एस्टैब्लिश कर दें, दोबारा से उसे हम वापस ले आए। नेपोलियन के डिफीट के बाद हम उस ओल्ड सिस्टम को वापस लेकर आए और जो बदलाव करे गए हैं उन बदलावों को हम फिर से हटा दें। क्यों? क्योंकि ये सभी राजा, ये सभी यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी वो चेंज से डरती थी। क्यों चेंज से डरती थी? क्योंकि इन्हें ये पता था कि अगर चेंज आ जाता है, अगर डेमोक्रेसी आ जाती है, अगर आजादी आ जाती है, तो इनके हाथ में जो पावर है वो चली जाएगी फिर से। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि नया सिस्टम आए, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि कोई भी बदलाव आए, और इसीलिए ये सपोर्ट करते हैं कि हमें ओल्ड सिस्टम को दोबारा लाना चाहिए और अब उस सिस्टम को हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और यहीं से आइडिया आता है कंजर्वेटिज्म का, कि हमें हमारे ओल्ड सिस्टम को अब कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि कोई भी बदलाव जो है वो ना आ सके इस सिस्टम में और सारी की सारी पावर हमारे ही हाथों में रहे। और यहीं से कौन सा आइडिया आता है? कंजर्वेटिज्म का। तो जब 1815 में ये सभी पावर्स मिलकर नेपोलियन को हरा देती हैं, तो उसके बाद ये कंजर्वेटिज्म के आइडिया पर बिलीव करने लग जाती हैं। इनके अंदर कंजर्वेटिज्म की फीलिंग्स आ जाती हैं कि हमें कंजर्व करना है हमारे पुराने सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को, और ये लग जाती हैं उस सिस्टम को री एस्टैब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे ये डिमांड करती हैं, ये बिलीव करती हैं कि हमें डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से लाकर प्रिजर्व करना है। अब ये कौन से इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करना चाहती थी, इससे पहले हम इसके बारे में पढ़ें, एक बार यहाँ पे दी गई पेंटिंग को समझ लेते हैं। ये पेंटिंग आपके चैप्टर में दी गई है और इस पेंटिंग में हम नेपोलियन बोनापार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ पर दिखाया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो भाग रहे हैं और उनके पीछे एक बैग है, जिस बैग में से कई सारे पेपर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब बैटल हुआ था लाइप्जिग का, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था 1813 में, तो जब ये बैटल हुई थी तो उस बैटल में नेपोलियन ने अपने कई सारी टेरिटरीज को खो दिया था। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि नेपोलियन जो हैं वो वापस भाग रहे हैं अपने घर, मतलब फ्रांस के तरफ वो वापस भाग रहे हैं, और भागते भागते जो भी टेरिटरीज उन्होंने जीती थी वो सभी टेरिटरीज वो घेर रहे हैं, वो सभी टेरिटरीज जो हैं उनके बैग से गिरती जा रही हैं, मतलब उन सभी टेरिटरीज को उन्होंने खो दिया है। तो इन पेपर्स के ऊपर उन सभी टेरिटरीज के नाम है जो कि नेपोलियन ने खो दिए थे, लूज कर दी थी इस बैटल में। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो क्या है? यहाँ पे नेपोलियन को एक मैसेंजर की तरह दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कि ये जो है एक कोरियर की तरह है। मतलब कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी तो नेपोलियन क्या कर रहे थे? उस समय नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे वो डिफरेंट टेरिटरीज में लेकर जा रहे थे, एक मैसेंजर की तरह, करेक्ट? और अब वो उन्हीं टेरिटरीज को लूज कर रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर इस पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया है। आई होप आपको अब ये पेंटिंग भी समझ में आ चुकी होगी। अब वापस चलते हैं हमारे कंजर्वेटिज्म के पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हमने क्या समझा था कि कैसे जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो कोशिश कर रही थी कि अब उन्हें प्रिजर्व करना है अपने ओल्ड सिस्टम को, और ओल्ड सिस्टम को उन्हें री एस्टैब्लिश करना है, और वो कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से लाकर प्रिजर्व करना चाह रही थी। वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी थी? वो इंस्टीट्यूशंस थी हमारी मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो यहाँ पर ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये चाहते थे, क्योंकि ये इस बात पर बिलीव करते थे कि जो भी हमारे एस्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के और सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्की मतलब राजा का राज, चर्च मतलब चर्च के पास जो पावर थी, रिलीजन की जो पावर थी वो, सोशल हायरार्कीज मतलब कि सोसाइटी में जो ऊंच नीच का सिस्टम था वो, प्रॉपर्टी मतलब कि सबके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए वो वाला सिस्टम, और फैमिली मतलब कि मैरिज का जो पुराना सिस्टम था, ये जो पुराना सिस्टम था कि औरतों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना है, फैमिली के अंदर ही रहना है, ये सभी जो सिस्टम थे, ये सभी जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे स्टेट के और सोसाइटी के, इन्हें प्रिजर्व किया जाए, इन्हें बचा कर रखा जाए, कंजर्व करा जाए और दोबारा से एस्टैब्लिश करा जाए। तो कंजर्वेटिज्म क्या है?
ये एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे वो ये समझते हैं कि हमारे जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो भी कस्टम्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस, परंपराएं, तौर तरीके हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखें, उनको हम कंजर्व करके रखें और कोई भी बदलाव उनमें हम ना लेकर आए। ठीक है, और ये कंजर्वेटिज्म कब आया? 1815 के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यू कंजर्वेटिज्म कैसे आया। न्यू कंजर्वेटिज्म कैसे आया? इनमें से कई सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे थे जो ये सोचते थे कि हमें वापस से प्री रेवोल्यूशनरी डेज में नहीं जाना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे हमारे कंजर्वेटिव्स थे जो कि इंस्टीट्यूशंस को वापस लाना चाहते थे, धीरे धीरे उनमें से कई सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे निकल के आ रहे थे जो ये बोल रहे थे कि हम नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी जो है वो फिर से वैसी बन जाए जैसे वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में थी। मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जैसी हमारी सोसाइटी थी, जैसा हमारा सिस्टम था, हम नहीं चाहते कि फिर से वही सेम सिस्टम दोबारा से आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी थी, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन लेकर आया है यूरोप में, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। जो भी मॉडर्नाइजेशन वो लेकर आया है, मतलब कि जो भी वो आधुनिक सोच लेकर आया है यूरोप में, मॉडर्न ट्रेडिशंस वो लेकर आया है, मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न वैल्यूज जो वो लेकर आया है, मॉडर्न चेंजेस जो वो लेकर आया है, वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट उन चेंजेस की मदद से हम हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और इसी वजह से कई सारे कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें प्री रेवोल्यूशनरी डेज जैसा सिस्टम दोबारा नहीं चाहिए। हम ये जानते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, नेपोलियन के कुछ चेंजेस को अगर हम रखेंगे, कंटिन्यूड रखेंगे, तो उससे हम हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ मॉडर्न चेंजेस को रखने की बात करते हैं। और ये जो आइडिया है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि हम पुराने इंस्टीट्यूशंस को तो रखेंगे, हम किंग को भी रखेंगे, हमारे राजा को रखेंगे, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होगी, चर्च भी होगा, सोशल हायरार्की भी होगी, सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन उसके साथ हम कुछ मॉडर्न चेंजेस भी लेकर आएंगे। तो ये जो सोच है, इसी को हम न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और क्यों न्यू कंजर्वेटिज्म आया? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हम अगर ये मॉडर्न चेंजेस लेकर आएंगे तो हम हमारी स्टेट को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे, इफेक्टिव बना पाएंगे और मजबूत बना पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। अब यहाँ पर कौन से मॉडर्न चेंजेस की बात करी जा रही है? सबसे पहले तो मॉडर्न आर्मी, उसके बाद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद डायनेमिक इकोनॉमी, फिर अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। तो इन सब मॉडर्न चेंजेस की बात यहाँ पर करी गई है। अब कैसे ये मॉडर्न चेंजेस स्ट्रेंथन करते ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को, मतलब कि राजा के राज को, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न आर्मी की। मॉडर्न आर्मी का यहाँ पे क्या मतलब है? पहले जो आर्मी हुआ करती थी वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, वो उतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं थी। ठीक है, इक्विपमेंट्स भी थे जो पुराने थे, जैसे कि तलवारें या तीर। तो यहाँ पर जब नेपोलियन आया था तो नेपोलियन ने अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाया था, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, नए नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो लेकर आया था आर्मी के लिए, वॉर करने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि हमें आर्मी को मॉडर्न ही बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग रहेगी, आर्मी मॉडर्न होगी, उनके पास ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, तो वो हमारे फायदे के लिए ही बात होगी, मतलब उससे हमारा राजा ही तो स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए हमें मॉडर्न आर्मी को रखना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि जैसे नेपोलियन ने अपने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बना दिया था, जिसकी मदद से कंट्रोल करना उसके लिए बहुत आसान हो गया था अपनी टेरिटरीज को, वैसे ही हमें अब मोनार्की के लिए भी करना चाहिए। जो भी कंट्रोल है वो राजा के हाथ में रहना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा सिंपल बना देंगे। उसके बाद डायनेमिक इकोनॉमी। पहले क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। जो भी इकोनॉमी आती थी वो किस पे बेस्ड होती थी? वो हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती थी। लेकिन अब ये बोला गया कि ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम बढ़ा सकते हैं। जब हम इस तरीके के मॉडर्न चेंजेस को लेकर आएंगे तो हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़ेगी। तो डायनेमिक इकोनॉमी से किसको फायदा होगा? राजा को फायदा होगा, मोनार्की को फायदा होगा, हमारी मोनार्की स्ट्रांग बनेगी। इसीलिए हमें डायनेमिक इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें
फ्यूडलिज्म को और सर्फडम के सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए। क्यों? फ्यूडलिज्म में क्या होता था, सर्फडम में क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। अब फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, वो एक टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल रखते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती थी, जिसकी वजह से राजा के हाथ में उतनी पावर नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हम फ्यूडलिज्म को, सर्फडम को अबॉलिश कर देंगे तो जो एब्सोल्यूट पावर है वो असलियत में राजा के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास ज्यादा पावर होगी एक टेरिटरी के ऊपर। तो सारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, राजा के ही हाथ में आ जाएगा। इसीलिए हमें अबॉलिश कर देना चाहिए फ्यूडलिज्म को और सर्फडम को। जब हम ये सभी मॉडर्न चेंजेस लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को, मतलब कि राजा के राज को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, स्ट्रेंथन बना देंगे। तो यहाँ पर बस एक ही बात के लिए आर्ग्यू किया गया। किसने आर्ग्यू किया? हमारे कई सारे कंजर्वेटिव्स ने, कि हमें अपने पुराने ट्रेडिशंस को रखना चाहिए, हमें हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस को रखना चाहिए, राजा का राज भी रखना चाहिए, चर्च को भी रखना चाहिए, हायरार्कीज को भी रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें मॉडर्नाइजेशन को भी रखना चाहिए, उसके साथ हमें मॉडर्न चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो सोच है इसी का नाम था न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो न्यू कंजर्वेटिज्म का राइज और कंजर्वेटिज्म का राइज, दोनों का ही राइज, दोनों का ही इमर्जेंस 1815 के बाद ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंजर्वेटिज्म का मतलब भी समझ लिया, न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब भी समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि इसमें क्या बोला जा रहा था, क्या बिलीव करा जा रहा था, और कब इनका इमर्जेंस हुआ। एक ही डिफरेंस है कंजर्वेटिज्म और न्यू कंजर्वेटिज्म के बीच में, और वो ये है कि कंजर्वेटिज्म में वो बदलाव नहीं चाहते थे, न्यू कंजर्वेटिज्म में वो चाहते थे कि छोटा सा ही सही लेकिन बदलाव आ जाए, जिससे हमारी ही मोनार्की स्ट्रांग हो जाए। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को कंजर्वेटिज्म और न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू न्यू कंजर्वेटिज्म, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।